नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी 7 महीने का करीब समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। कल समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली हुई, जिसका नेतृत्व उनके मुखिया अखिलेश यादव ने किया। अच्छी खासी भीड़ जुटी और उस भीड़ को देखकर तमाम भाजपा विरोधी और खास तौर से जो सेकुलर अपने को कहने वाले पत्रकार हैं, उनकी बाँछें खिली हुई हैं। उनका बस चलता तो कल शाम को ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देते। उनके हिसाब से परिवर्तन हो चुका है। बदलाव जो है बस दरवाजे पर खड़ा है, उसको चुनाव आयोग को घोषणा करने की देर है और उसके बाद जो है सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 2017 भी देखा है आपने, 2022 भी देखिए। 2017 और 2022 में क्या फर्क होने वाला है? 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनकी अपील, याद रखिए प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लोकसभा सांसद भी हैं। उनकी सरकार का कामकाज, केंद्रीय योजनाओं का कामकाज जो राज्य में राज्य सरकार न होने की वजह से बीजेपी के बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहा था। कुछ हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री के 5 साल के कामकाज की एंटी इनकम्बेंसी पक्ष में थी। और उसके अलावा अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग, जिस तरह से छोटे दलों को जोड़ा उन्होंने, जिस तरह से संगठन का विस्तार किया, संगठन को मजबूत किया, इस सब को देखते हुए कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार न होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में 312 सीटें अकेले लेकर आई और सहयोगियों के साथ 324-25 सीटें आई। उस चुनाव के दौरान भी कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव की वापसी हो रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टियों का अलायंस था। यूपी के 2 लड़के, बड़ा मशहूर नारा उस समय हुआ, बड़ा लोकप्रिय हुआ। लगा कि बस जो है सत्ता में वापसी होने ही वाली है अखिलेश यादव की। हुआ नहीं ऐसा। वो बार बार बोलते रहे, काम बोलता है मेरा काम बोलेगा, लेकिन लोगों ने सुना नहीं। तो लोगों को अखिलेश यादव का काम सुनाई नहीं दिया। लेकिन 2017 में एक और चीज हुई थी जिस पर बहुत से लोगों का ध्यान नहीं जाता है। उस समय जरूर था। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की और उसके बाद जो कुछ हुआ, जैसा हंगामा हुआ, अफरा तफरी हुई और उसके बहुत से परिणाम हुए। आज अगर पीछे मुड़कर देखें तो आर्थिक रूप से देखें तो उसके फायदे नुकसान दोनों आपको दिखाई देंगे। डिमोनेटाइजेशन के बाद सबसे बड़ा जो असर पड़ा वो रियल एस्टेट पर, जो पूरा धंधा ही ब्लैक मनी पर चलता था, वहां से ब्लैक मनी ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सींग। डिजिटल ट्रांजैक्शन आज जो है वो अभूतपूर्व स्थिति में है। इसके अलावा बहुत से फायदे हुए, नुकसान भी हुआ। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था उसके लोगों को नुकसान हुआ, एमएसएमई के लोगों को नुकसान हुआ, नौकरियां गई लोगों की। लेकिन मैं आज उसके आर्थिक पक्ष पर बात नहीं कर रहा हूं। आज बात जो मैं कर रहा हूं, चूंकि चुनाव की बात है, कि उसका सामाजिक पक्ष, नोटबंदी का समाज पर क्या असर पड़ा। और देखिए, ये आर्थिक फायदे नुकसान जो हैं वो कुछ तात्कालिक होते हैं, कुछ दीर्घकालिक होते हैं, वो स्थितियां बदलती रहती हैं। समाज पर जो असर पड़ता है वो बड़ी मुश्किल से पड़ता है, असर नीचे तक जाता है और वो बड़ा दीर्घजीवी होता है। तो क्या असर पड़ा? असर ये पड़ा कि जो दशकों से लोगों के मन में, खासतौर से गरीब लोगों के मन में एक बात बैठ चुकी थी कि ईमानदारी को कोई पूछने वाला नहीं है। ये देश, ये समाज बेईमानों का हो गया है, उन्हीं का बोलबाला है, वही फलते फूलते हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला, उनके खिलाफ कुछ करने वाला नहीं है। नोटबंदी ने गरीब आदमी के मन में ये विश्वास पैदा किया कि इन लोगों के खिलाफ भी कोई काम करने वाला है। और जो नोटबंदी के दौरान ऐसे लोगों की, जिनके पास काला धन था, उनकी जो परेशानी थी, वो देखकर जिस गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला, हो सकता है उसका रोजगार चला गया,
वो भी गदगद था। उसको लग रहा था कि पहली बार बेईमान परेशान नजर आ रहा है। ये उसके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये देखने की उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि अपने जीवन काल में ये दिन वो देखेगा जब बेईमान परेशान है और ईमानदार खुश है। तो नोटबंदी का ये असर हुआ था। और उस समय जो है जितने राजनीतिक विश्लेषक थे, राजनीतिक पंडित थे, उन सब की बातों पर अगर आप ध्यान दें उस समय की, तो सबका ये कहना था कि बीजेपी का नुकसान तो हो ही गया, सवाल सिर्फ इतना है कि कितना नुकसान हुआ है, ये चुनाव से पता चलेगा। नुकसान नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं। और फायदे की अगर आप बात करें तो आपको कहा जाता था कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप न अर्थशास्त्र जानते हैं न राजनीति जानते हैं, आप लोगों का मूड नहीं जानते, लोगों पर इसका क्या असर हुआ है आपको पता नहीं है। तो बीजेपी के तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। नोटबंदी ने अगर कुछ संभावना थी तो नोटबंदी ने खत्म कर दिया। नतीजा आया क्या हुआ आपको पता है। देखिए, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन कोई एक मुद्दा होता है जो सबको बांध देता है, सारे मुद्दों को इकट्ठा कर देता है। उसका नतीजा ये होता है कि उसका जो असर है वो मल्टीप्लाई होने लगता है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट के लिए कोई एक मुद्दा चाहिए होता है। 2017 में वो मुद्दा बना नोटबंदी। इसका अंदाजा बीजेपी को भी नहीं था उस समय। बीजेपी के भी मन में आशंका थी, फायदा होगा नुकसान होगा, फायदा होगा तो कितना, नुकसान होगा तो कितना। लेकिन नतीजा आपके सामने है। अब 2022 में क्या होगा? इन 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया है? तो मैं आज उनकी आर्थिक उपलब्धियां, विकास के जो काम हैं उनकी बात नहीं करूंगा, उन सब को छोड़ दीजिए, वो सब मुद्दे हैं। 17 से 22 में एक बड़ा फर्क, बुनियादी फर्क जो आया, जो चीजें उस समय थी उनमें से अखिलेश यादव की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को आप निकाल दें तो बाकी सब चीजें हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पहले से ज्यादा बढ़ गई है, केंद्रीय योजनाओं की सफलता पहले से ज्यादा हो गई है, उनका व्याप बढ़ गया है। उनको जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने लागू किया है वो किसी भी और राज्य की तुलना में बहुत बेहतर है। तो उसका जो प्रभाव पड़ा है वो नई बात है। इसके अलावा सरकार की जो योजनाएं हैं अलग अलग, उनकी बात अभी छोड़ देते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला अमित शाह का था वो जस का तस उसी तरह से है। एक ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दीजिए तो बाकी कोई छोड़कर उत्तर प्रदेश में गया नहीं। जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनमें 2017 में भाजपा का जो जनाधार था वो पहले से बढ़ा है। इसका प्रमाण है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 50% के करीब पहुंच गया, जो कभी नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश में। किसी और पार्टी का कभी हुआ था ये मैंने चेक नहीं किया, इसलिए दावे के साथ नहीं कह सकता कि किसी और का कभी नहीं हुआ है। लेकिन कम से कम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का नहीं हुआ, ये तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है। पिछले 30 साल में किसी पार्टी का नहीं हुआ है, ये भी पक्के तौर पर कहा जा सकता है। जो भी अगर हुआ होगा तो ये 1977 या उससे पहले की स्थिति हो सकती है। तो बड़ा एक परिवर्तन ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत कद्दावर नेता मिल गया है योगी आदित्यनाथ के रूप में, जिसकी राष्ट्रीय छवि है, जिसकी राष्ट्रीय अपील है। ये फर्क जो है बहुत बड़ा है। इसलिए बड़ा कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अपने कामकाज से, अपनी राजनीति से, अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे प्रियंका वाड्रा कांग्रेस की हो, इन सबके कद को बौना कर दिया है। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं। ये 20-21 सेकेंड का वीडियो क्लिप है। ये जो मुनादी हो रही है, इसकी आवाज उत्तर प्रदेश के लोगों के कान में मधुर संगीत की तरह गूंजती रहेगी। ये फर्क हुआ है 5 साल में। मुख्तार अंसारी की पत्नी आपा अंसारी के आवासीय फ्लैट संख्या 20/10/01 मेट्रो टावर पेपर मिल कंपाउंड थाना महानगर लखनऊ को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 एक्ट के
कुर्क किया जाता है। सुनो सुनो सुनो। मुख्तार अंसारी नाम का गैंगस्टर जो अभी जेल में है, बड़ी कोशिश की उसने जेल से बचने की, फिर उत्तर प्रदेश की जेल से बचने की, जिसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ी मदद की उसकी। पंजाब में एक मामूली से केस में उसको अंदर करके जेल में रखा गया। बार बार अदालत के समन के बावजूद यहां भेजा नहीं जा रहा था। आखिर में उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब मुख्तार अंसारी को पंजाब की सरकार ने उत्तर प्रदेश भेजा। तो ये जो मुनादी हो रही है, ये गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम से एक फ्लैट है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। उनकी पत्नी अफशा जो है, उनके नाम से फ्लैट है, जिसकी कुर्की हो रही है। इससे पहले लखनऊ के डालीगंज में उनके बेटों के नाम की 2 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ध्वस्त की जा चुकी हैं। गाजीपुर का जिक्र इसलिए मैं खास तौर से कर रहा हूं कि गाजीपुर मुख्तार अंसारी का डेन था, अड्डा था, जहां तूती बोलती थी मुख्तार अंसारी की। आम लोगों की छोड़िए, बड़े बड़े पुलिस वाले नजर झुकाकर चलते थे मुख्तार अंसारी के सामने। वहां इस तरह की बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, होने की तो बात ही दूर है। ये जो कुर्की की मुनादी हो रही है, ये उत्तर प्रदेश पे कानून के राज की वापसी की मुनादी है। और एक बात समझ लीजिए, आप जिससे भी बात कीजिए, आप उनसे महंगाई की बात कीजिए, आप उनसे उनकी दूसरी समस्याओं की बात कीजिए, बिजली सड़क पानी की स्थिति अच्छी हो खराब हो, उस सब की बात कीजिए, सबका जवाब एक होता है, जिंदा रहेंगे तब इसकी बात करेंगे। तो लोगों में ये भरोसा पैदा कर दिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कि लोगों की जान के लिए कोई खतरा नहीं, यानी भय मुक्त होकर रहिए। किससे? बड़े बड़े माफिया से, जिनके सामने सरकार झुकती थी, जिनको पुलिस सलाम बजाती थी। उन ऐसे माफिया लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो कानून से डर रहे हैं, कानून से बचने और भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाहर बैठे हुए या जो लोग सिर्फ विरोध के नाम पर योगी आदित्यनाथ या बीजेपी का विरोध करते हैं, उनके लिए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में जो लोग इस तरह की समस्या को झेलते थे, जो दंगों का शिकार होते थे, जो इन गुंडों की गुंडागर्दी का शिकार होते थे, उनसे पूछिए। जिनके घरों की महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस करती थीं, उनसे पूछिए। जिनके बच्चों को उठा लिया जाता था, उनसे पूछिए। वो सब इस बात की गवाही देंगे कि इसकी कल्पना 5 साल में ऐसा हो जाएगा। पहले भी सरकारें बदलती रही हैं, मुख्तार अंसारी की विरोधी भी सरकार आती रही है, आई है। हालांकि जो विरोधी थे वो फिर मतलब जो सरकार आती थी वो उसके साथ हो जाते थे, वो एक अलग मामला है। लेकिन इस तरह की कार्रवाई होगी, केवल उसकी घोषणा नहीं होगी, वो हो जाएगा। बिल्डिंग ध्वस्त कर दी जाएगी, जब्ती कुर्की की कार्रवाई हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। और जैसे पहले आम आदमी असहाय की तरह जो है देखता था इन गुंडों माओवादियों के खिलाफ, आज ये गुंडे असहाय नजर आ रहे हैं। ये 5 साल में हुआ। मेरी नजर में 2017 के बाद ये 2022 का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, जो सारे मुद्दों को समेटेगा और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करेगा। और केवल इतना ही नहीं होगा, 2022 में आपको इस बात का भी असर दिखेगा कि जो अवैध कत्ल खाने चलते थे, उनकी जो अवैध कमाई होती थी, उसका पैसा जो राजनीतिक दलों नेताओं तक पहुंचता था, इन गुंडे माफियाओं का जो पैसा जो है, जो धनबल और जो है बाहुबल की मदद मिलती थी, वो बंद हो गया है। तो आप इससे जो है अंदाजा लगाइए कि 2022 में क्या होने वाला है। चुनाव, विधानसभा चुनाव अभी 7 महीने दूर है, इसलिए अभी से कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन दिशा आपको बता रहा हूं कि चुनाव 2022 का किस दिशा में जा रहा है।
और उस दिशा में कौन कहां खड़ा है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो 5 साल का योगी राज गुंडे और माफियाओं के लिए उत्तर प्रदेश में यमराज की तरह आया, और ये आम आदमी के लिए इससे बड़ी राहत की बात। देखिए, ये ऐसा नहीं, बहुत से लोग कहेंगे कि ये जो माफिया के लोग हैं ये तो बड़े लोगों पर असर डालते हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं उन पर असर। इनकी वजह से जो कल्चर पनपता है, जो बढ़ता है, उससे आम आदमी पर असर पड़ता है। जो चौराहे पे खड़े गुंडे, बदमाश, लफंगे जो हैं, वो कहीं लड़कियों को छेड़ रहे हैं, कभी कहीं गरीब खुमचे वाले से कुछ छीन ले रहे हैं, कहीं रास्ता चलते किसी से जो है पैसा छीन ले रहे हैं। ये जो कल्चर आता है, उनको मालूम है कि हमारा कुछ होगा नहीं। जाएंगे वहां दरबार में, अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो उल्टा पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इससे माहौल बदला है, और इस माहौल का असर चुनाव पर नहीं पड़े, ये जो कहता है वो समझिए सच्चाई से मुंह छुपा रहा है, वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता। तो देखिए, 7 महीने का समय बाकी है, अभी और बहुत कुछ होना है। तब तक हम भी देखते हैं, आप भी देखिए। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको फिर याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।